हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने प्राइम एजुकेशन चैनल में। मैं रवि सर आज आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी के पेड संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं। चलिए जिसका अभ्यास हम लोग शुरू करते हैं। इसका देखिए, इसका पहला 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि एक युग्म दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि इस चारों भाग में से कौन सा भाग जो है सही नहीं है। चलिए देखते हैं। भाग दो में जो है पहला ऑप्शन भाग दो में है नागरिकता। नागरिकता सही है क्योंकि भाग दो में नागरिकता का उल्लेख है। बी ऑप्शन में है भाग तीन में मूल अधिकार, यह भी सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह भी सही है। भाग 5 में दिया है मूल कर्तव्य, यह गलत है। मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के पार्ट क में है। इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा में 25 वर्ष है। और देख लीजिए राज्यसभा में, राज्यसभा के लिए जो है कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए, 30 ईयर्स। ठीक है, यह भी देख लीजिएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। अगला देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है। न्यूटन का पहला नियम और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। तो यह किस नियम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। और यह नियम क्या बताता है? यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में या विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्यरत ना हो। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 27वां क्वेश्चन, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? यह भी साइंस का क्वेश्चन है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आवृत्ति, बी आयाम, सी तारत्व और डी प्रबलता। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज, HZ या हर्ट्ज। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? चारों ऑप्शन में से देखना है कि सोडियम के समान किसके गुण समान है। पहला ऑप्शन बेरिलियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, सी पोटेशियम, डी लिथियम। तो इसके अष्टक नियम के अनुसार लिथियम का, ऑप्शन नंबर डी, लिथियम का गुणधर्म जो है सोडियम से मिलता है। ये ध्यान से देख लीजिएगा। अष्टक नियम के अनुसार लिथियम का गुणधर्म सोडियम से मिलता है और बेरिलियम का जो है, इसका बेरिलियम का मैग्नीशियम से मिलता है। तो अगर क्वेश्चन में यह पूछ ले कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से बेरिलियम का गुण किससे मिलता है, तो मैग्नीशियम से मिलेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा सोडियम के समान, तो लिथियम का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। एल्बुमिन और बी ऑप्शन है
ग्लोब्यूलिन सी ऑप्शन है, ग्लोबिन डी कैसीन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो यह है कैसीन। ठीक है, कैसीन जो होता है इसी के कारण दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है भैंस में। ठीक है, और गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वह जान लीजिए किसके कारण होता है? वह होता है केरोटीन के कारण। केरोटीन के कारण। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। भैंस का दूध जो सफ़ेद होता है कैसीन के साथ कारण, और गाय का पीला हल्का होता है, हल्का पीला कैरोटीन के कारण। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन B2, बी विटामिन B1, सी विटामिन B12, डी विटामिन ई। तो बेरी नामक रोग विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1, इसी को इसका रासायनिक नाम थायमिन भी है, थायमिन, इसको भी जान लीजिएगा। ठीक है, बेरी का रोग विटामिन B1 से होता है, रासायनिक नाम इसका थायमिन है। अब अगला देखते हैं, 36वां नंबर है। उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम है पौरायण, पुरातन, दक्षिणायन, नारायण। ठीक है, उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, दक्षिणायन। ठीक है, और देखिए पुरातन किसका विलोम है? तो यह है नूतन, मतलब होता है, न्यूटन का विलोम क्या होता है? पुरातन। नूतन मतलब होता है नया और पुरातन मतलब पुराना। तो अगर पूछ लिया नूतन का विलोम क्या है? पुरातन हो गया, पुरातन नूतन हो गया। उत्तरायण का विलोम क्या है? दक्षिणायन हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। नवोड़ा, प्रवस्त्य, पतिका, प्रेषित पतिका, आगत पतिका। ठीक है, तो चलिए हम चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चारों ऑप्शन का आखिर मतलब क्या है। नवोड़ा का मतलब होता है जिसका अभी वह स्त्री जिसकी अभी नई शादी हुई। और प्रवस्त पतिका का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो और वह उसके वियोग में दुखी हो। तो नई शादी हो गई, प्रवस्त पतिका मतलब वह अगर विदेश जाने वाला है तो उसके सोच में वह जो है दुखी हो जाएगी, तो प्रवस्त पतिका हो जाएगा। प्रोषित पतिका क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। और आगत पतिका किसे कहते हैं? जब वह विदेश से, स्त्री का पति जो है विदेश से आ जाता है उसे आगत पतिका कहते हैं। तब इसमें देखिए चारों ऑप्शन बहुत सटीक बैठाया गया है। वह पहला प्रश्न का देख लेते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए क्या है? प्रेषित पतिका, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन देखिए नवोड़ा मतलब नई शादी हुई, प्रवस्त पतिका मतलब उसका हस्बैंड जो है विदेश जाने वाला है, उसकी चिंता में वह जब दुखी हो जाती है तो उसको कहते हैं प्रवस्त पतिका। और विदेश चला गया तो हो गया वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, और उधर से आ गया तो उसको कहते हैं आगत पतिका। चारों ऑप्शन इसी हिसाब से बैठाया गया। इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई भी पूछेगा तो आप समझ के इसका उत्तर दे देंगे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं वाले प्रश्न में ये ध्यान से देखिएगा कि नहीं पूछ रहा है कि पर्यायवाची पूछ रहा है। तो इसमें से पूछ रहा है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है हंस सुता, बी अर्कजा, सी कृष्णा, डी कुलंकसा। ठीक है, तो देखिए यमुना का जो है पर्यायवाची हंस सुता भी होता है, अकरजा भी होता है, कृष्णा भी होता है। ठीक, और कुलंकसा जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुलंकसा किसका पर्यायवाची है? तो कुलंकसा जो है
कुलंकषा नदी का प्रवची। कुलंकषा मतलब क्या होता है? नदी। और बाकी ये सब यमुना के प्रवची। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द क्या है? देखिए, हेतु नहीं, लक्ष्य, उद्देश्य। प्रयोजन का समानार्थी शब्द हेतु भी हो जाएगा, उद्देश्य भी हो जाएगा, लक्ष्य भी हो जाएगा। प्रयोजन का नियोजन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नियोजन। जबकि प्रयोजन का समानार्थी शब्द है हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य। यह प्रयोजन का समानार्थी शब्द है, जबकि नहीं कौन सा है? नियोजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 40वां, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहि धन स्कार, ऑप्शन नंबर डी बहि धन बहिष धन अकार, ऑप्शन नंबर सी बहि धनकार, ऑप्शन डी बहिर्धनकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहिधनकार। यह एक विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अगला देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर में रेतीले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? 53वां क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी। जम्मू कश्मीर के रेतीले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी किस जिले में है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में है। इसको देख लीजिएगा, किश्तवाड़ा जिले में है। और जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, इसकी क्षमता देख लीजिए। इसकी क्षमता जो है 850 मेगावाट। ठीक, एक किश्तवाड़ा जिले में है। ठीक। जम्मू एवं कश्मीर के रेतीले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे हो रहा है? चिनाब नदी पे हो रहा है। जल विद्युत परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है और यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में है, चिनाब नदी पे है। ठीक। अगला देखते हैं, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? देखते हैं, अमर्त्य सेन, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ यह सम्मान पाने वाली भारत की पहली महिला एवं दूसरी भारतीय हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। भारत की पहली महिला हैं और दूसरी भारतीय हैं। पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जिनको यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, रघुराम राजन को, और गीता गोपीनाथ तो इसके आंसर। अब अगला देखते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चिनाब, इसका हो जाएगा गीता गोपीनाथ। इसका देखिए, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट की संयंत्र मथुरा, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नुमालीगढ़। ठीक है, तो कहाँ की गई है? जोरहाट में। जोरहाट में की गई है। और जोरहाट कहाँ है? असम में। ठीक, जोरहाट कहाँ है? असम में है। अगला देखते हैं, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? भारत का नया शेरपा चुना गया है। ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन बी परमेश्वर अय्यर,
ऑप्शन सी वीके सारस्वत और डी अमिताभ कांत। तो देखिए इसका G20 के लिए भारत का नया शेरपा जो है किसे चुना गया, अमिताभ कांत को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, अमिताभ कांत जी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेंगे। तो 1 दिसंबर 2022 से कब तक करेंगे, 30 नवंबर 2023 तक करेंगे। इसको भी देख लीजिएगा, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये रहेंगे शेरपा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अमिताभ कांत हो गए। मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है, 152वें, 150वें, 45वें, 142वें। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। 150 नंबर पे है, 150 नंबर पे है आउट ऑफ 180। 180 देशों में 150वें नंबर पे है भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। जबकि 2021 में या किस नंबर पे था सूचकांक में भारत, 142 आउट ऑफ 180, 142वें नंबर पे था। जबकि 2022 में 150वें स्थान पे हो गया है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।